अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी। आज रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में नहीं होंगे क्योंकि वो तुर्की से लंदन जा रहे हैं और इस वक्त सफ़र में हैं, जिसकी वजह से आज वो प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाएंगे और ख्याल है कि वो इंशाल्लाह मंडे को हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि मुल्क में हालात बेहतर बनाने हैं तो हमें सख्त फैसले करना होंगे और गैर कानूनी असलहा बरामद किया जाए, खा कराची में कर्फ्यू ही क्यों ना लगाना पड़े। बदअमनी केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि पुलिस की मिली भगत के बगैर गवाहों का कत्ल मुमकिन नहीं हो सकता। तो नाजरीन, फिर अगर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही मिली भगत से उनकी जानों के दुश्मन हो जाएं तो फिर क्या लोग ऐसे इलाकों से हिजरत नहीं करेंगे, अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर नहीं होंगे? क्या ये मसला सिर्फ हुकूमती रिट का है? आज हम इस पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि हुकूमत 1 अक्टूबर से बिजली 30% महंगी करने की तैयारियां कर रही है। 11 से 14 घंटों के लिए बिजली का गायब रहना और इसके बावजूद बिजली महंगी करना, क्या ये अवाम की जेबों पर बोझ डालना नहीं है? इस पर बात करेंगे और आखिर में जिक्र करेंगे यूनिसेफ और यूनेस्को की उस रिपोर्ट का जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हर 10 में से 3 जो बच्चे हैं ये स्कूल जाते ही नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों की तालीम का ग्राफ क्या है, इस पर भी कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करेंगे, इस पर भी एक नज़र डालेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले खबरें लेंगे काजी साहब से। जी काजी साहब। शाह जी, एक तो हम कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं उन्होंने कुछ हौसला दिया है हमें कि जो रुपए की स्लाइड है ये वो रोक लेंगे और भी कुछ बातें, ये गुफ्तगू हम कल हमारी अनीस शेख साहब से हो रही थी, वो गुफ्तगू और देखेंगे और ख़ास तौर पे इसमें ये देखेंगे कि अगर ये स्लाइड नहीं रुकती और जिस तरह से क्रिटिक्स जो हैं वो इशारे कर रहे हैं कि तो फिर इसके क्या असरात आवाम पर मुरतब होंगे। और जिस तरह आपने दूसरी स्टोरी बताई कि 30% हमारे बढ़ रहे हैं कीमतें, तो और कीमतों का क्या असर होगा अगर हम इसे नहीं रोकते। इसके बाद हम बात करके 4 बहनों ने आज यानी गुज़श्ता रोज़ खुदकुशी की हाँ। और वो वजूहात हमारे साथ नुमाइंदे होंगे उधर मेलसी से, हम देखेंगे कि वो क्या वजूहात हैं। जब ज़िंदगी और मैशत हम यूं नातका लोगों का बंद कर देते हैं तो फिर इंडिविजुअल ट्रेजिडीज़ किस तरह से होती हैं। इसके बाद शाजिया, ये रशिया ने हमें ऑफ़र की है, 2 तरह की ऑफ़र्स की हैं बड़ी। उनका एक डेलीगेशन यहाँ आया हुआ था। एक तो उन्होंने कहा कि हम आपको 5000 मेगावाट बिजली देने को तैयार है और साथ उन्होंने कहा कि हम ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है इसमें भी आपको अगर कोई और असिस्ट नहीं करता तो हम करेंगे। तो एक टग ऑफ वार जो हम देखते हैं उधर सीरिया में भी जो है वो इनकी आपस में खींचातानी शुरू होगी और वो पाकिस्तान को भी इधर शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ जुड़ती हुई बात की, इधर रशिया अगर हमसे बात करना चाहता है तो अब हसन रूहानी जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उनकी मुलाकात मुतवक्को है। ये यूनाइटेड नेशन में जो सब लोग जा रहे हैं, मियाँ साहब भी जा रहे हैं। मियाँ साहब की मुलाकात तो शायद ना हो पाए, ये खबरें हैं ओबामा के साथ, मगर हसन रूहानी की मुलाकात हो रही है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है इस पर बात करेंगे। ठीक है, कराची के हालात पर हमें बात करनी है। चीफ जस्टिस ने कल कराची बदअमनी केस के हवाले से बहुत ही अहम रिमार्क्स दिए। सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब। चीफ जस्टिस कहते हैं कि कराची में जो असला है भारत, इसराइल, रूस, अमेरिका और नेटो का असला जो लॉन्चों से यहाँ पर कराची में आ रहा है और मिली अफसरान की मिली भगत के बगैर ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। बताया गया है कि 12 दाखिली रास्ते हैं जिनके जरिए कराची में ये असला आता है। तो ऐसे कैसे है कि हमारे इदारों को इस चीज़ का इल्म ना हो तो फिर इसको रोकना भी मुमकिन नहीं है? तो क्या तरीका हो सकता है इन जगहों से, इन इलाकों से, इन रास्तों को, असले की जो लॉन्चिंग है, असले का जो इन इलाकों में पहुंचना है, उसे कैसे रोका जाए? पहली बात तो यह है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे बॉर्डर्स का दिफा करें, उनका एहतसाब किया जाए कि कस्टम्स डिपार्टमेंट है, पुलिस है, जिन जिन की भी जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि बाहर से कंटेनर्स में या लांचों में या जहाज़ों में क्या चीज़ पाकिस्तान की बंदरगाहों में उतारी जा रही है और हमारे शहरों में, हमारे मुआशरे में फैल रही है, कि जब तक कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे, वो इदारे और इदारों में शख्स होते हैं, फर्द होते हैं, और अगर उनका एहतसाब नहीं होगा, जो होता ही नहीं है, और वो चूंकि इस अमल से वो अमीर होना चाहते हैं, दौलत बनाना चाहते हैं और बनाते हैं, तो उससे मजीद वो ताकतवर। रईस साहब, जब उनकी मिली भगत से ही सब कुछ हो रहा हो तो फिर कैसे रोका जाए? देखिए, वो जो उनके ऊपर लोग हैं उनका काम है, और ये है कि जिसको हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस, वो अगर कमजोर होंगी और रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस। अच्छा रसूल बख्श रईस साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो आपने बात की है जुर्म की, ये आज जितनी भी अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है आज भी हो रही है
यूं लगता है कि जुर्म की एक मैशत वहाँ बड़ी पुख्ता और रासिख हो चुकी है। और जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अगर हम खुल के बात कर लेते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कर रही है। उन्होंने शुरू में ये कहा है, हर स्टोरी के इंट्रो में लिखा है कि जी ये सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं। इस जुर्म की इतनी रासिख पुख्ता मैशत को जो 1 अरब रुपया जुर्म का शाम को निकाल के बांटती है, इसको डिसमेंटल कैसे करें कर्फ्यू लगा के? जिस तरह आप समझते हैं इसका हल है या हल क्या है? ये जब इतना बिगाड़ मुआशरे के अंदर पैदा हो जाए, हल तो होता है, हल मुश्किल जरूर होता है। हम इस बुनियाद पे कि ये हल मुश्किल है, हल ढूंढना बंद ना करें, हल तलाश करने की कोशिश करें। आज से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पर काबू पाने की सही नहीं करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं रहेगा। ये सिंध के दूसरे शहरों में फैलेगा, पंजाब में फैलेगा, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये हर जगह फैल रहा है। और इससे जो इसी से जुड़ा हुआ सवाल, इसी से जुड़ा हुआ, अगर हम ये बावर कर ले और मान ले जिस तरह सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि स्टेट के अंदर तक, यानी जो लोग शामिल हैं रियासत के अंदर से, अगर ये लोग कर रहे हैं जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उनको कैसे हम बाइफरकेट करेंगे? इसमें से नेक लोग कहां से तलाश करें जो बद लोगों को जो है गैर मुअस्सर करें? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये सिर्फ नेक लोगों की बात नहीं है, अच्छे कानून और ऊपर अमलदारी की बात है कि नेक बंदा नहीं होता, न बन सकता है। अगर नेक बंदा बनता तो कानून और मुआशरे में रियासत का क़याम जरूरी ना होता। ये रियासत और कानून सिर्फ इसीलिए है कि हम में वो फसाद मौजूद है जो ना मजहब और ना कोई और चीज़ अखलाकियात ठीक कर सकती है। उसको ठीक करने का तरीका सिर्फ यही है कि कानून हो और उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन जब एक क्रिमिनलाइजेशन होती है मुआशरे की और मैशत की, तो वो लोग जो कानून को नाफिज करते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वो वर्दियाँ पहन लेते हैं, पुलिस की पहन लेते हैं, FIA में चले जाते हैं, इन इदारों के ऊपर कब्जा करके वो फिर जुर्म की पनाहगाह बन जाते हैं। अच्छा रईस साहब, ये बताएगा कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून में गवाहों का जो तहफ़्फ़ुज़ है, ऑलरेडी ये हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, लेकिन अब इसको नया लॉ बनाने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। जब एक कानून ऑलरेडी है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो नया कानून बनाने का क्या फायदा? देखिए, ये काफी अरसे से बात हो रही थी कि जो लोग शहादा देते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि जितना पुलिस वालों का कत्ल कराची में हुआ है कहीं नहीं हुआ, और कोई आज तक ना गिरफ्तारी हुई है ना कन्विक्शन हुई है। क्यों नहीं होती? इसलिए कि वो लोग इतना ताकतवर हो जाते हैं कि लोग खौफ होते हैं कि हम मारे जाएंगे, हमारे बच्चे हैं। तो ये कानून में एक तब्दीली की इसलिए जरूरत है कि उनकी आइडेंटिटी तब्दील करना पड़ेगी, उनको कहीं और रखना पड़ेगा और उनको नए शिनाख्ती कार्ड देने पड़ेंगे, नए नाम देने पड़ेंगे। उसके बगैर आप तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर आप इन लोगों की प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते जो इस वक्त बहुत ताकतवर हो चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ रहेगा रसूल बख्श रईस साहब। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे क्या ये मसला सिर्फ हुकूमत रेट का है, यहाँ पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। रसूल बख्श रईस साहब, जिस तरह कहा जा रहा है कि कराची गैर कानूनी असले का गढ़ बन चुका है, 40 लाख से ज्यादा हथियार वहाँ मौजूद है, तो हमारे यहाँ कस्टम चेकिंग का कोई निज़ाम नहीं है, अफरादी क़ुव्वत की कमी है, जदीद आलात नहीं है जो कंटेनर्स को, ट्रक्स को चेक कर सकें? सब कुछ है, ईमान नहीं है, जानदारी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है और उनके ऊपर कोई एहतसाब नहीं है। किसी भी रैंडमली, मैं मीडिया को मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो लोग कस्टम में इंस्पेक्टर्स हैं यहाँ से लेके ऊपर तक, उनकी जरा जायदादें आप देख लें, और जो लोग रिटायर हुए हैं कस्टम से उनकी आप जायदादें और सब कुछ देख लें, तो कोई होगा शायद कि जो इससे इस गंद से बचा हुआ हो और जिसने के मुआशरे के खून से, ये गरीबों का खून है ये जो चूस रहे हैं। क्योंकि अगर हुकूमत के पास पैसा होता है तो उससे तरक्की होती है, तालीम है, सेहत है, खुराक है, बाकी चीज़ों के ऊपर हम लगाते हैं, लेकिन ये अपने पास रख के या मुल्क में रखते हैं या मुल्क से बाहर ले जाते हैं। अच्छा, तो ये चीजें इन्वेस्टिगेट करने की है। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की, अब आप जब आपसे ऑफ दी कैमरा भी बात हो रही थी,
बड़ी नज़र है आपकी। ये बताइए कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो तारीख में हुई हैं, अगर आप देखें, मतलब अमेरिकन रेवोल्यूशन था या उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन था या उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म जो होती हैं, अब जहां हम बैठे हैं ये तो तय है कि मेजर सर्जरी चाहिए। और यहाँ मैं एक जिक्र कर दूं, राफिया जिक्रिया साहबा का आर्टिकल डॉन में था, उन्होंने कहा था कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स वजह बनी है इस सारी दहशतगर्दी की और हम इसे डिसमेंटल किए बगैर। तो आप समझते हैं कि वी नीड अ रेवोल्यूशन, सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, और ये जो विंडो ड्रेसिंग है और रिफॉर्मिज्म है, ये रोजाना बातें करके हम घर चले जाएंगे? आपकी क्या टेक है इस पे? देखिए, ये जो इनकलाबात हैं वो बंद हो गए हैं, वो कभी नहीं आएंगे तारीख में। अच्छा। मैं हमेशा बात करता हूँ, इसके ऊपर बड़ी स्टडी की जरूरत है और हमने की हुई है कि जो मुआशरे में इनकलाबात होते हैं उनकी खास वजूहत होती हैं, वो इनकलाबात आने से जो आ चुके। अब है इस्लाहात का ज़माना। इस्लाहात जमहूरी अंदाज में जब होती हैं तो उनकी रफ्तार ज़रा धीमी होती है, सुस्त होती हैं, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं वो ये देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरीके से बैलेंस करें कि उनका काम भी चलता रहे, सियासत भी चलती रहे और मईशत भी चलती रहे। स्लो होता है, लेकिन इस्लाहात ही एक जरिया है और वो है कानून की हुक्मरानी। उससे आप शुरू कर दें। अदलिया को आज़ाद आपने करने की कोशिश की है, हो गई, लेकिन जहाँ तक के जिली सतह के ऊपर अदलिया है उसमें बेइंतहा करप्शन है, बेईमानगी है। और ये अच्छा रसूल बख्श साहब, एक सवाल ज़मीन, अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि इनकलाबात आने बंद हो गए हैं, तो ग्रीस की करप्शन, ये जो कुछ हुआ मिस्र में हुआ, ब्राजील में हो रहा है, इसके बाद चंद दिन पहले पोलैंड में जो है उठे और लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमें नहीं चाहिए, ये सारा निजाम बैंकर्स के मफाद में है या चंद अफराद के मफाद में है, हर चंद उन्हें अभी लीड कोई नहीं कर रहा। तो इन करप्शंस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये देखें, ये एहतजाज है, एक मईशत में खराबी की वजूहत हैं। अब मैं एक बात जरा मैं थोड़ा सा तफसील में जाना चाहूंगा, जो प्लीज रफिया की आपने बात की कि न्यू लिबरल इकोनॉमी से मुझे सख्त इसके ऊपर मैं तनकीद भी करता हूँ और मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता कि इसने मुआशरे के अंदर कंज्यूमरिज्म को फैलाया है कि हर चीज़ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर से आ रही है, गंदगी है मुआशरे के अंदर, उससे हिस्स बढ़ी है। लेकिन अब यह है कि अगर आपने वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना है, जो इससे पहले था कि रियासत के पास ज़्यादा वसाइल भी हों, अख्तियारात भी हों और जिम्मेदारी भी हो, और वो ये जिम्मेदारी हो कि गुर्बत का ख्याल रखे, मुआशरे के अंदर जो दौलत की जो तकसीम है वो मुनसिफाना करे, उससे फिर ताकतवर हो जाती है और ब्यूरोक्रेसी ताकतवर हो जाती है। और फिर जो लोग जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं मईशत के, वो टैक्स नहीं देना पसंद नहीं करते। ये एक मुआशरे के अंदर एक कंट्रडिक्शन है। उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप एक ऐसी रियासत जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, खुसूसन पाकिस्तान, हिंदुस्तान जैसी, कि पूरा स्क्रिप्ट आप न्यू लिबरल इकोनॉमी का बिल्कुल ना लें। ये खुसूसन जिस तरीके से आप ये टाउन पे टाउन आप बना रहे हैं और एक जो सुबरबन अमेरिकन लिविंग है उसका आप ड्रीम रोजाना आप टेलीविजन पे दिखाते हैं, अखबारों में आप देते हैं, ये हमारा मॉडल नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट का। अच्छा, मैशियत की बेसिक नीड्स का मॉडल सही, हम मैशियत की बात कर रहे हैं। कराची जिसे मैशियत का हब कहते हैं, जिस तरह के कराची के हालात हैं पिछले कुछ सालों से, बल्कि 10, 15, 20 सालों से, 90 के बाद से, तो जिस तरह लोग वहां से हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं, सरमायादार वहां से निकल रहे हैं, कारोबारी तबका वहां से निकलना शुरू हो गया है, तो मैशियत का जो हब है इसकी शक्ल फिर क्या रह जाएगी पीछे? देखिए, ये एक कराची को और सिंध को इतना बड़ा धक्का लगेगा कि ये फिर जब ये सरमायाकार यहाँ से चले जाएंगे तो फिर वापस आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट या पंजाब में होगा जहाँ पे सरमायाकारी। पंजाब में बहुत लोग आ रहे हैं माइग्रेट करके। जी, पंजाब में मैंने देखा है कि पंजाब में लोग जा रहे हैं, दुबई में लोग जा रहे हैं, बांग्लादेश में लोग जा रहे हैं। कराची में जहाँ उन्होंने बत्ताखोर के अपने की हिफाजत उन्होंने तलाश करनी है, पुलिस की और रियासत की हिफाजत उनको नहीं है, उनके बच्चे महफूज नहीं, उनकी जानें महफूज नहीं, तो वो क्यों वहाँ पे सरमायाकारी करेंगे? और किस हद तक वो ये जो एक डबल टैक्स है कि हुकूमत को भी टैक्स दें और फिर इसके साथ ये बदमाशों को भी वो टैक्स दें, तो ये किस तरीके से उनके लिए गुजारा और इसका ऑटोमेटिकली जाहिर है नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही होगा, पाकिस्तान की आवाम को होगा। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब। आपका एक कॉलर है हमारे साथ अमेरिका से, राना जावेद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। भाई बात बहुत अच्छी की है, तो मैं इस टॉपिक पे एक छोटी सी बात करूं। लास्ट नाइट मैं बहुत ट्राई की आपको कॉल करने के लिए, मेरी कॉल नहीं मिली। जी जी बोलिए। रोब भाई भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं,
ये हमारी करप्शन कब खत्म होगी? एक और चीज आपको बताएं, ये जो इन्होंने बात की है ना बॉर्डर के ऊपर, अब जैसे इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे आपको मैं रियलिटी में बता रहा हूँ कि 15 लाख रुपया फीसद लेते हैं एक महीने का। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया राना जावेद आपका। करप्शन कब खत्म होगी? वही आप वाली बात, जब करप्शन करने वाले खत्म होंगे। काई साहब, ये तो वो अंडे और मुर्गी वाली बात है। तो ये क्या होगा? लेकिन मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ जो उन्होंने बात की। एक तो उन्होंने कहा जी रेवोल्यूशन जो है वो उन्होंने तो एक तरह से एक अपनी वर्डिक्ट दे दी, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। तो मुझ में इतना हौसला नहीं है, लेकिन उन्होंने बात बड़ी खूबसूरत की। मगर एक जो बात उन्होंने की, किसी और नशिस्त में भी बात करेंगे, अगर न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स जो वजह बता रही है राफिया ज़िक्रिया, कराची की बर्बादी का, हर जगह जहाँ पे जो मैशत है जिसमें से रियासत सुकड़ रही है, अगर हमने रियासत का रोल बढ़ाना है तो फिर क्या करें भाई? टैक्सेस ये नहीं देते जो आके बैठ गए। तो ये एक बहस है बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग। और जो असल बात कराची की है कि जो हमने सवाल पूछा, क्योंकि ये तो सर्जरी चाहिए। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है कि आपके उन्होंने कि ये मैं इंट्रो देख रहा हूँ, मेजर जो बड़े अखबार हैं कहते कर्फ्यू लगा दें। वो कह रहे हैं कि जी इसमें जो है, इवन पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते थे, अब सिक्योरिटी एजेंसी की। इसका मतलब है कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज को क्लींस करने की जरूरत है वहां सिक्योरिटी एजेंसी को क्लींस करने। तो अब ये जो है, क्या ये रिफॉर्म से हो पाएगा या नहीं, ये सवाल है। और मेरे ख्याल में ये सवाल अब हमारे सामने नहीं है, पूरी दुनिया में ये सवाल है। जिस तरह मैंने उनसे पूछा कि इतनी, मैं मिसाल के तौर पर मैं क्या कहूं, मिस्र में अगर 3 करोड़ 30 लाख आदमी बाहर आ गए हैं तो मैं और इनकलाब क्या होता है? हाँ, ये अलग बात है कि उसे लीड कोई नहीं कर रहा था, लोग तंग आमद बजम आमद वो बाहर आ गए थे। और मुझे डर यही है, अगर हमने ठीक ना किया तो इन बस्तियों से लोग फिर खुद निकल के कहेंगे, निकलना शुरू हो गया। तो ये मेरे ख्याल में ये है। आगे बढ़ते हैं। हाँ प्लीज आगे बढ़ते हैं। काई साहब, बड़ी हैरानगी हुई और अफसोस भी हुआ आज अखबार में खबर पढ़कर के 30% जो महंगी बिजली कर रहे हैं, ये पहले बता चुके हैं हमें, अगर आपको याद हो ना, यार बात पुरानी हो गई है तो आपको, लेकिन तैयारियां तो आप कर रहे हैं, तैयारियां आप कर रहे हैं। अब ये थी कि 30 ये अक्टूबर में इन्होंने बढ़ा देनी है 30% बिजली की। लेकिन मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज, लोड शेडिंग अपनी जगह हो रही है, मगर मैं अब यूं ही आजकल सोशल मीडिया पे हम भटकते फिरते हैं तो कुछ वहाँ कचरा भी आता है, कुछ बड़ी कमाल की चीज़ें भी आती हैं। तो वहाँ मैंने एक फाइनेंशियल टाइम्स में क्या एक मैंने चीज़ देखी और फिर मैं ढूंढता पहुँच गया वहाँ पे। एक साहब हैं, कोई कमाल मुनीर हैं, रहने वाले लाहौर के हैं, पढ़ाते कैम्ब्रिज में हैं। तो फाइनेंशियल टाइम्स जो है ना, बड़ा पावरफुल उनका मैगजीन है, अखबार है, डेली है, और इसे इंटरनल बुलेटिन ऑफ दी वेस्टर्न रूलिंग क्लास भी कहते हैं, रूलिंग क्लास का इंटरनल बुलेटिन है वो। उसमें एक साहब ने इन साहब को कोट कर रखा था। अच्छा, मैंने इनका निकाला, ये है तो कुछ पुराना उनका आर्टिकल, मगर वो लिखते ये हैं, वो कहते हैं जी कि ये जो असल आर्टिकल की जो उन्वान था कि पाकिस्तान रियल प्रॉब्लम, पाकिस्तान रियल पावर प्रॉब्लम ऑफ फेल्ड प्राइवेटाइजेशन। वो लिखते ये हैं कि जो पावर का प्रॉब्लम है ये 1994 में जो हुआ, उस कुछ बातें हम नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि जब हमने ये प्राइवेटाइजेशन की तो कैसे की। हमने पहले तो गारंटी की 12 से 15% रेट ऑफ रिटर्न, यानी मुनाफा, वो भी डॉलरों में। उसके बाद हमने क्या किया कि टैक्स ब्रेक्स थी कि हम आपके टैक्स भी नहीं लगाएंगे। तीसरा हमने क्या किया कि जो उन्होंने कर्जे लिए थे उसकी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते गए, वो हम देंगे। हाँ। वो सूद जो है वो रियासत देगी, ये लिखा है। और वो लिखते हैं कमाल मुनीर साहब कि ये अगर हम खुद पैसे दे देते उनको लगाने के लिए तो उससे वो सस्ते पड़ते, क्योंकि हम वो दे रहे हैं। अब वो कहते हैं जी कि उस वक्त तो तेल सस्ता था, अब तेल हो गया महंगा, और सब ने, चूंकि उस वक्त तेल के जरिए बिजली बनानी सस्ती थी, प्रॉफिट ज्यादा थे। अब वो कहते हैं जनाब कि ये अदा ही नहीं कर सकते। ये जो 30% आया है, 2 महीने बाद 20% और आएगा। एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जी अब हम डिफॉल्ट करें या क्या करें। मगर एक बात जो जिसपे उन्होंने इसको एंड किया वो ये थी कि भाई ठीक है, आपसे होता है नहीं होता, मगर कम से कम इसका जिक्र तो करें। मगर बीमार हूं, खुदा न खास्ता आप हैं, तो कम से कम ये तो पता चले कि इसकी वजह क्या थी। तो ये मैं जब देख रहा हूं तो क्या कह रहे हैं, आप जो बिजली महंगी करना है IMF से मुआहदे का नतीजा है। IMF से मुआहदे का नतीजा तो एक ज़मीनी है, वो तो है, क्योंकि वो IMF जब आपसे मुआहदा करता है, पैसे दे के वो पूछता है ये मुझे आपने कहां से वापस करने हैं। देखिए, दे सेल मनी टू यू, वो पैसे बेचते हैं आपको, और जो चीज बेची जाती है वो मुनाफे पे बेची जाती है। अच्छा, वो अब इस वक्त ये है कि मैं वो खबर नहीं कर सका, आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि वो हमें मॉनिटर तो करते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली मॉनिटर करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी वसूलियाँ कितनी हैं, हमारी पेमेंट्स कितनी हैं, हमने जो है वो ये मैं हम उस दिन ज़्यादा क्राउड था स्टोरीज का तो हम कर नहीं सके, तो अब वो डेली मॉनिटर करते हैं हमारी, और वो हमें डिक्टेट करवाते हैं। अब ये है कि अगर उन्होंने पैसे दिए हैं तो वो तो अपनी वसूलियों में इंटरेस्टेड है, वो वसूलियाँ अब आप कहाँ से करेंगे? अगर आप फिर बिजली महंगी करेंगे, ग्रोथ एक तो हो ना कि आपकी ग्रोथ हो, ग्रोथ है नहीं, आपकी स्टॉल्ड है। अब ये जो बिजली का मामला है और 30%, अब आप जरा ये सोचें कि बिजली के बिल जिस तरह से आ रहे हैं,
12-12, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर इस निज़ाम में लोड शेडिंग बंद हो जाए तो क्या, यानी आप जब हालात और सिस्टम मस्क हो जाता है तो इस वक्त लोड शेडिंग आपके लिए रहमत है, क्योंकि आपकी जब बिजली पूरी आनी शुरू हो जाएगी तो आप फिर बिल कहाँ पहुंचेंगे, 6,000 12,000 आएगा। ये मेरे कॉलर है फूलनगर से। रीविजिट, सॉरी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बोलिए। असद बोल रहा हूँ फूलनगर से। जी जी बोलिए। जी मैं करप्शन कंपनी की बात करना चाह रहा था। जी जी कीजिए। जी ये हम तो कराची का रोना रो रहे हैं ना, यहाँ फूलनगर में भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि जगह जगह गैर कानूनी कुंडे लगे हुए हैं, वहाँ बैठे ठीक है वो बिजली चोरी हो रही है। फिर यहाँ पे बच्चा माफिया जो है सड़कों के ऊपर उन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए हैं, ठीक है, और वो भुट्टा वसूल करते हैं गाड़ियों वालों से। और गैर कानूनी जो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं वो सड़क के ऊपर बना के बैठे हुए हैं। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होती पूरे मुल्क का यही हाल होगा। तो मैं रऊफ साहब से पूछना चाहता हूँ, रऊफ साहब है हमारे साथ? नहीं, आज रऊफ साहब नहीं है हमारे साथ, इंशाल्लाह मंडे को होंगे रऊफ साहब। आप तो यहाँ पे एक ऐसा मेजर ऑपरेशन यहाँ पे भी होना चाहिए कि ये चीजें खत्म हो जाएं, खुदा के लिए हर जगह पे ऐसा हालात हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भत्ता सिर्फ कराची तक नहीं है, हम इस्लामाबाद का भी जिक्र कर चुके हैं और शहरों का भी जिक्र कर चुके हैं। अगर आप ऊपर से करप्शन को एलिमिनेट नहीं करते तो इस मैशत में पैसा तो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ, करप्शन जरूर ट्रिकल डाउन हुई है। कि जब आप ऊपर मैसिव लेवल पे करप्शन होती है और तो वो फिर ट्रिकल डाउन होकर नीचे जाती है। जब देखें ना, आप जिंदगी में एक म्यारी जिंदगी की हसूल के जायज रास्ते बंद कर देते हैं एक निजाम। हर आदमी की तमन्ना है ना, एक तवक्को है, उसमें वो अपने अरमानों के मुताबिक जिंदगी बसर कर। जब सिस्टम उसको ये अलाउ नहीं करता तो इधर टीवी पे पजारो देखते हैं, इधर बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, बड़े बड़े रोमांटिक प्लेस चल रहे होते हैं, तरीके ढूंढते हैं। फिर वो अपनी जिंदगी में मुझे ब्रेक तो लेने का करप्शन ही एक रास्ता बचता है, तो फिर लोग क्या करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। काजी साहब, बड़ी अहम खबर है कि डॉलर की कदर में जो इजाफा हो रहा है, महंगाई हमें कहां तक लेके जाएगी, और जो रुपए की गिरावट में जो कमी है, गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि इसका IMF से के मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया न्यूज़ बिजनेस डेस्क के इंचार्ज जो हेड हमारे साथ अनीस शेख इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनीस, कल भी काजी साहब आपसे बात कर रहे थे, जो रुपए की कदर में दिन ब दिन कमी हो रही है, ये बताएगा कि इस कमी से क्या फायदा भी किसी को हो रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है शादिया। देखें, पहले जैसे कि काजी साहब कल बात कर रहे थे, आप भी कह रही थी, नुकसान तो बहरहाल पाकिस्तान को है, हम एक इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं। इसको इस तरह से देखें कि अगर कोई भी चीज मुल्क से बाहर से इंपोर्ट की जाती है, और अगर आप ये कहते हैं कि इस साल के दौरान में जो माली साल है 5% हमारी कदर गिर चुकी है करेंसी की, तो कोई एक चीज जो कि फर्ज करें 100 रुपए की कुछ अर्से पहले आ रही थी, अब वो 107 की आपको पड़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगी तो वो आपको बहुत महंगी मिलेगी। तो उसका मतलब है कि डायरेक्टली जो बहुत सारी अशिया जो इम्पोर्ट और यूज की कीमत बढ़ जाती है, तो आपकी बाइंग पावर बेसिकली कम होती जाती है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो कॉस्ट है वो आपकी हर सूरत में बढ़ती जाती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर ही क्यों ना हो। कोई आदमी कोई चीज बनाता है तो जाहिर है कोई ना कोई उसने आइटम इम्पोर्ट तो करना है, उसकी वो कॉस्ट बढ़ जाती है। वो जो कॉस्ट बढ़ जाती है उससे किससे लेनी है? उसने आपसे लेनी है, मुझसे लेनी है, जो आम आदमी उससे लेनी है। तो वो एक और इन्फ्लेशन की जो साइकिल है वो उसके अंदर वो ऐड हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप गाड़ियों को ले लें, हमारे लोकल जो असेंबलर्स हैं वो बहुत सारा माल जो है बाहर से मंगवाते हैं, वो इम्पोर्ट किया जाता है। उसमें रुपये की और जो येन की पैरिटी है वो ज्यादा काउंट होती है, यानी कि वो जो माल वो मंगवाएंगे वो महंगा होगा। सही। तो सीधी सी चीज ये है कि आपकी जो गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। फिर जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में इंपोर्ट होता है, यानी कि वो डॉलर जो है जो हमें पहले 100 का पड़ रहा था फॉर एग्जांपल, वो भी महंगा था, तो अब 107 का पड़ेगा। जो तेल जो है वो ऑटोमेटिकली एज अ रिजल्ट ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन वो फिर महंगा हो जाएगा। जब तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। ठीक हो गया, जैसे आपका फूड है, डॉलर की महंगाई से हर चीज की महंगाई जुड़ी है, डॉलर की जो कीमत है। फायदा किसको? फायदा किसको? हाँ, कुछ लोगों को फायदा भी होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेक्सटाइल सेक्टर, आपका सारा कुछ जो है वो एक्सपोर्ट पर है। अब फर्ज करें आपने एक कोई भी आइटम फॉर एग्जाम्पल $100 का भेजा था, तो उससे जो आपको पैसे आने थे जब आप यहाँ रिटर्न होते तो वो पहले 100 आने थे या 102 आने थे, अब 107 आएंगे, तो आपको फायदा हो गया।
जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को या किसी ज़ाहिर अजीज अकारब को, वो लोग जो पैसे रिसीव करते हैं उनको फायदा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर पहले $1,00,000 एग्जाम्पल दे रहा हूँ महीने में आया करते थे, तो वो उसके उनको $1,00,000 मिलते थे, अब $1,07,000 मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको। अच्छा अनीस, ये बताइए 180 मिलियन लोग रहते हैं इस मुल्क में, बाहर वाले तो बड़े कम हैं। ये जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, अगर आप इस तरह 30% हमने अभी बात की, बिजली की कीमत में महंगी हो रही है क्योंकि इनपुट्स महंगे हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ के इंटरनल तो उसका कोई सहारा नहीं है, वो तो कुचला जाएगा जो इसकी स्लाइड होगी। को इसका ओवरऑल फायदा नहीं होगा। इसकी वजह ये है, और साथ में एक सवाल ऐड कर दूं, कहते हैं ₹1 जब कीमत गिरती है इसकी तो 65 अरब रुपए की लायबिलिटी बढ़ जाती है जो हमने कर्जे ले रखे होते हैं। मेरा ख्याल है आप ये बात ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि वो कर्जे भी अपने डॉलर में ले रखे हैं, तो आपको रिटर्न भी डॉलर में करने, अगर रुपए में करने होते तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, सब रुपए शाम से वापस कर देते हैं उनको। लेकिन अगर आपने वो डॉलर में ही है करने वापस, तो जाहिर है फिर वो कन्वर्जन भी होगी और जो चीजें आपके पास आ रही हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो लोग सीमेंट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब वो बेचारे कोल मंगवाते हैं, उनको पिछले कोई 1.5-2 साल से बड़ा फायदा होता है, कोल सस्ता हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट में। अब उनको नुकसान पड़ेगा इसलिए कि वो जो कोल मंगवाने जाएंगे, तो जो इंटरनली डॉलर की कीमत की वजह से जो कोल महंगा आएगा उससे उनकी प्रॉफिट। ये बताएं कि जब इनके इनपुट्स बढ़ते हैं ये तो कीमत में डाल के नीचे आम आदमी से लेंगे ना, क्योंकि कारोबारी आदमी तो नीचे पास ऑन कर देते, भले टैक्स लगे। मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि होना क्या है, इन्होंने लॉस तो नहीं लेना अपने ऊपर, वो लॉस लेंगे नहीं, ये आप पास ऑन कर देंगे और ये महंगाई बढ़ती जाएगी। तो लॉस कौन लेगा आखिर में, हमें ये बताएं ना, लॉस फिर आम आदमी लेगा। लॉस आप लेंगे, मैं दूंगा, थोड़ा सा शादियां ले लेंगी मेरा ख्याल है, और बाकी जो है जितने हमारे मुल्क में रहने वाले आम सार्फिन है वो हस्ब तौफीक। तो अनीस, हम हमेशा रहती दुनिया तक खसारे में ही रहेंगे या कोई हमारी जिंदगी में बदला? काई साहब दुआ की जा सकती है। चले एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, यही कह सकते हैं अनीस। नहीं देखें, अभी थोड़े से पैसे आपके पास आने तो है ना, अभी आपने IMF से मुआहिदा कर लिया है, आपके रिजर्व थोड़े से बिल्ट होंगे, ओवर द 3 इयर्स आपके पास $6 बिलियन से ऊपर तो आएंगे ना, कर्जा ही आना है। फिर हो सकता है 2 और चीजें इससे हो सकता है कि आपके अभी ये जो 3G लाइसेंसेस की बात हो रही है, अगर ये मामला तय हो जाता है तो 800 मिलियन से लेके $1.2 बिलियन तक तो वो आपके पास आ जाएंगे। तो चले हम पड़ा होगा 279 बिलियन रुपीस की आपने करनी है प्राइवेटाइजेशन, और वो आपको 30 सितंबर तक लिस्ट पूरी आ जाएगी। इसमें पूरा हम आपके साथ सेगमेंट रखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन पे बहुत अच्छा एनालिसिस किया। बहुत शुक्रिया अनीस शेख आपका जी। ये इन्होंने जो बात की है बड़ी अच्छी, शेख साहब ने बात की है कि अभी 223 या 200 कितने अरब रुपए इन्होंने, अभी खैर वो करेंगे तो पता चलेगा प्राइवेटाइजेशन जो करेंगे। जो पहले हम अभी प्राइवेटाइजेशन की बात करें कि ये जो हमने प्राइवेटाइजेशन की थी इसकी सेक्टर की बिजली की, आज बिजली जो है, आज हम दुआएं मांगते हैं कि कहीं अगर 24 घंटे बिजली आ गई तो मैं बिल कितना दूंगा, अगर तो उसके साथ हमारे साथ ये होना है तो और उसको करने में भी बड़ी, मैं जानता हूँ कि PIA में अब खासी मुतारक भी हो गए हैं, उनकी जो एक एयर लीग को छोड़ के बाकी सारे इकट्ठे हो गए हैं और वो रजिस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये आसान नहीं होगा, मगर जो बॉटम लाइन थी, जो मॉरल था इस सारी स्टोरी का, महंगी हमें देने के लिए नहीं करते, अपने खसारे पूरे करने के लिए करते हैं, ऐसे ही है ना। नहीं, बिजली वो महंगी करते हैं जब इनपुट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि असल में ये जो मैंने अभी आपने कहा कि रूस ने 5000 मेगावाट बिजली देने की पेशकश की, हाँ जी, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैंने जो अभी बात की है कि ये जो आपने मुआहिदे किए हैं इनको आप रिविजिट क्यों नहीं करते? अगर और सॉवरेन स्टेट्स कर सकती हैं, बोलिविया ने रिविजिट किया है, अर्जेंटीना ने रिविजिट किया है, एक्वाडोर ने रिविजिट किया है, तो क्या हमारे लिए कोई ऐसा सहीफा तो नहीं है ना? अगर इंसानों की जिंदगी है तो ये इन्हें आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जो रूस वाला जो बड़ा हम उनकी पेशकश, हाँ, ये एक बड़ी दिलचस्प बात, उन्हें 5000 मेगावाट, उनका एक यहाँ वफद आया हुआ था, मगर आज तो उन्होंने 5000 मेगावाट हमें ऑफर की। कल वो ये कह रहे थे जी हम जो ईरान के साथ पाइपलाइन है इसमें भी आपकी मदद करने को तैयार है। तो अब ये एक लगता है कि जैसे एक टग ऑफ वार, जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म लागर हो रहा है, ये भी इतना कोई ताकतवर नहीं है, मगर ताकत अमेरिका इसकी मुखालिफ कर रूस मैदान में आ गया। अच्छा, ये अब चूंकि रूस को बेदखल किया
अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की जो इसकी मंडी थी असले की, पहले लिबिया से फारग किया, दूसरी बड़ी कोशिश इसे सीरिया को फारग करने की थी, मगर सीरिया अभी ये इंटैक्ट, और बहुत प्यूटन ने बड़ी सख्ती से जो है इसकी, और हमने देखा कि अमेरिका की कमजोरी भी हमें नजर आई कि उस तरीके से अमेरिका अब यूनिलैटरल एक्शन नहीं कर सकता था। इसी तरीके से अब ये इधर आता नजर आता है हमें रूस, और वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि रूस बहरहाल एक सुपर पावर अपने सोशलिस्ट इनकलाब के बाद रहा है और अब भी है, सुपर यानी दूसरी तीसरी, अभी भी सेकंड मोस्ट स्पेंडिंग जो है बड़ी दुनिया में असले की वो ये करता है, और ये असला इसका बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ये अब इस इलाके में आ रहा है। अब ये पाकिस्तान को ये कह रहा है कि जनाब आप आएं और हम आप, मगर असल कहानी क्या है? कहानी मुझे बताएं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुश आमदीद जी। कैसा आगे भी बढ़ना है, वो असल कहानी जरा बता दें मुझे रूस के मायने। नहीं, असल कहानी में यही है, यही मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो एक टग ऑफ वार अमेरिका और रूस का बढ़ गया है, और चूंकि एक दूसरे को मंडियों से बेदखल करने की लड़ाई है, तो इसमें अगर हम ये दाना उठाते, हमें ये देखना चाहिए हमारा मफाद क्या है। हम बिजली और महंगी बिजली की वजह से अपनी इंडस्ट्री भी हमारी बैठ गई है, हाँ यहाँ पे कुछ लोग अनटोल्ड वेल्थ जो है उस तरफ जा रही है, रियासत जो है इस तरीके, तो इन्हें फैसले करने पड़ेंगे कि हम आगे बढ़ते। आज एक बड़ी खौफनाक स्टोरी मैं कहूँगा कि रोड पक्का में 4 बहनों ने बजक वक्त खुदकुशी कर ली। बस से एक बस रुकवाई और साथ ही एक बड़ी नहर थी, और वजह ये शादी नहीं हो रही अच्छा, वो एक बड़ी की उम्र 40 साल थी, तफसील हम शायद न्याज से पूछेंगे, हमारे साथ हैं। गुर्बत वजह थी, और उस गुर्बत की वजह से जब हमें शाजिया, जब हमें नजर आता है कि हमारी जिंदगी का एक ही रास्ता है जो सिर्फ नहर की तरफ जा रहा है या रेल की पटड़ी की तरफ, ये क्या हालात थे उनसे लाइन पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। शायद क्या यही वजह थी इन 4 बच्चियों की खुदकुशी की कि इनकी शादियां नहीं हो रही थी? जी शादिया, ये कुल 7 बहनें थी, इनपे सबसे बड़ी की शादी हुई थी, और इनका जो वालिद है वो बशीर अहमद है, उसकी तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन भी है वहाँ पे, और उसके अच्छे भले माल मुआशी भी हैं, लेकिन वो खुद जुआ खेलता था और वो इन बच्चियों की शादी नहीं कर रहा था। काफी अरसे से ये बच्चियां जी थी, जो बच्चे परेशान थी बहनें, वो बार बार अपने वालिद से तकाजा कर रही थी कि हम बूढ़ी हो रही है, हमारी उम्रें गुजरी जा रही हैं, प्लीज हमारी शादी करो। लेकिन उसका बाप जो है तो चूंकि जुआ खेलता था, सारा दिन बाहर रहता था, और वो इन्हीं पर इंसार कर रहा था कि ये खेती बाड़ी भी खुद कर रही थी लड़कियां, और ये माल मवेशी भी खुद ही पाली थी। और आज से 5-6 दिन कबल जो है ये बच्चियां, इनका एक मामू इसी गांव में रहता था और बड़ा मामू बहावल लगा रहता था, ये उनसे नाराज होकर अपने वालिद से अपने छोटे मामू के घर उसी गाँव में चली गई। तो 3 दिन वहाँ रहने के बाद ये वापस आई है। इसके वालिद से फिर तकाजा हुआ शादियों का, लेकिन उसने कहा मैं करता हूँ, टाल मटोल से काम लिया है। तो बाप भी क्या गुर्बत की वजह से नहीं कर रहा था उनकी शादियां? ये गुर्बत की वजह से नहीं शादियां, जिसका 1.5 एकड़ ज़रूरी रकबा है, ये काफी महंगी जमीन है वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये लालची था इसका वालिद, और चूंकि ये जुआ खेलता था, बुरी आते थी इसमें, ये काम काज करता नहीं था कोई, ये लड़कियां सारा घर का काम कर रही थी, खेती बाड़ी करती थी, उसकी ये लालच थी कि यही काम करें, अगर ये चलेगी शादी होगी तो फिर ये मुझे कहाँ से खाने को मिलेगा। तो इन बच्चियों ने फिर ये प्लान बनाया अपने बड़े मामू के पास बहावलनगर जाने के लिए। तो रास्ते में ये 5 बहनें ये बताएं, शायद जब मामू के घर से वापस आ रही थी तो फिर उन्होंने खुदकुशी की? नहीं, ये मामू के घर जा रही थी। अच्छा, जा रही थी बावलपुर। उन्होंने सैफर के मकाम पर ये उतर गई है 5 बहनों, जिनकी उम्र जो है सबसे बड़ी की थी वो 45 साल थी, उससे छोटी की जो जो बच गई है एक बहन 5 थी, उसकी क्या हालत है अब? उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, कंबोमाई उसका नाम है, और वो उसका वारिस, जब पुलिस वहाँ पे पहुंची है तो वहाँ पे मौजूद जो जब इन्होंने छलांगे लगाई हैं तो 5 बहनों ने छलांगे लगाई हैं। जो छोटी बहन थी 30 साल कंबोमाई, इस चीज के शलवार में हवा करने की वजह से ये उसके नहर के एक पिलर के साथ टकराई और उसने फिर उस पिलर को पकड़ लिया। वहाँ पे मौजूद लोगों ने छलांगे लगाकर इस लड़की को बचा लिया, लेकिन 4 लड़कियां थी जो अभी तक नहीं मिल सकी, और रात अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काम ना हो सका। अब सुबह 6 बजे से इनकी डेड बॉडी को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शायद आपका सिर्फ गुर्बत वजह नहीं होती काजी साहब, अपनों का रवैया भी आप इस तरह के इकदाम देखिए, ये इसका बाप ठीक था, लेकिन गुर्बत देखे ना, गुर्बत क्या थी? जमीन थी उनकी, बच्चियों को काम पे लगाया हुआ था, काम पे लगाया हुआ था। रियासत कहाँ थी? एक आदमी जब अडल्ट हो जाता है, अगर एक खानदान में, एक घर में एक बाप अपनी बच्चियों पर जुल्म कर रहा है,
तो एक हम जंगल में तो नहीं रहते, किसी कानून में रहते हैं ना। क्या कोई ये बच्चियां अगर तालीम याफ्ता होती, समाज ने इनको पढ़ाया होता, यहाँ पे तालीम, अभी आएंगे आपकी तालीम की स्टोरी पे, तो अगर ये पढ़ के निकल सकती है, क्यों बंधी रही उस घर के और उस खोंटे पर? जब जिंदगी को आप रोक देते हैं तो आपकी, ठीक है उसकी 1.5 एकड़ जमीन थी, उसका लालच भी इसकी वजह बना, लेकिन ओवरऑल आप जनरल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आप मजबूर कर देते हैं। अगर इन लड़कियों के पास कोई ऑप्शन होता, मौत के अलावा इनके पास ऑप्शन ही नहीं, सोसाइटी ने इन्हें मौत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। कोई नौकरी कर लेती कहीं जाके, कहीं और सोसाइटी कैसे कर लेती? पढ़ी लिखी होती तो वो खेतों में काम करती। तो इसका मतलब किसने पढ़ाना लिखाना था? तो ये ओवरऑल जो है ये ट्रेजेडीज होती है। तो इसी हवाले से मैं नाज़रीन आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगी। यूनिसेफ और यूनेस्को की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 3 बच्चे कभी स्कूल जाते ही नहीं है, उन्होंने स्कूल की शक्ल देखी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है। प्राइमरी के 65 लाख से ज्यादा बच्चे बुनियादी तालीम से महरूम रहते हैं। 38.9% लड़कियां बुनियादी तालीम के लिए कभी स्कूल गई ही नहीं। 42.8% बच्चे बुनियादी तालीम हासिल किए बगैर, मुकम्मल किए बगैर स्कूल को छोड़ देते हैं और कामकाज पर लग जाते हैं। स्कूल ना जाने वालों में लड़कियों की जो तादाद है वो लड़कों की निस्बत बहुत ज्यादा है। घर वाले लड़कियों की जो तालीम है उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करते। इसके अलावा पाकिस्तान के 27 लाख जो बच्चे हैं ये सानवी तालीम हासिल नहीं कर पाते। कायद साहब, अगर बच्चों की तालीम का नाज़रीन यही हाल रहा तो पाकिस्तान में जो गुर्बत की हम बात कर रहे थे इसमें दिन ब दिन इजाफा होगा। ट्रेजेडीज जुड़ी हुई हैं जो आपने स्टोरी की है, अब अगर आप लोगों को एजुकेट करके उसमें एक सेल्फ सस्टेनेंस नहीं लाते, तालीम क्या है? तालीम एक इंसान को सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता भी तो देती है ना। आप एक ऐसे मुआशरे को जो है वो मार्ज वजूद में ला सकते हैं जहां पे गुंजाइश मौजूद हो, अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो। समाज में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बच्चों को हम पढ़ाते नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का जो हमने बजट रख छोड़ा है वो लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं है, वो लोगों को जाहिल रखने के लिए। ठीक है ना। मैं बार बार इसलिए कोट करता हूँ कि एक सिर्फ ये नहीं का सब स्कूल हैं भी तो कई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं जाने देते, उनको काम पर लगाते हैं। वो कहते हैं अगर ये काम पर नहीं जाएंगे, पैसे नहीं आएगा तो हमारे घर का खर्च नहीं ऐसी रियासतों की मिसाल, ऐसी बहुत सी फैमिलीज मैं ऐसी रियासतों की मिसाल दे सकता हूँ। मैं सोवियत यूनियन का पढ़ रहा था जब वो था, तो अगर आप एक खास वक्त के बाद बच्चे को हॉस्पिटल लेके नहीं जाते थे ना, तो स्टेट कहती थी कि ये बच्चा आपसे नहीं पलता, आप हमें दे दें। ठीक है ना। आप एक समाज में रह रहे हैं, एक रियासत के अंदर रह रहे हैं, आप कोई गारों के जमाने में नहीं रह रहे। अब यही मसला है। तो ऐसी कानून साजी अमेरिका में है, यूरोप में है। अब हुआ क्या, इन्होंने सारी कानून साजी तो ये कर ली कि जनाब अपना जो राइट टू वेल्थ है, 31-32 ट्रिलियन डॉलर लोगों के दबा के बैठे हुए हैं, और हमें बता रहे हैं कि अब इनकलाबात भी नहीं आएंगे और ये। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, ये हमें ये भी बावर कराते हैं कि ये जो जिंदगी हमने तुम्हें दी है ये हतमी और आखिरी है। इसके दानश्वर भी हमें आके यही बताएंगे, इनके निसाब भी हमें आके यही बताएंगे कि कोई और दुनिया मुमकिन ही नहीं है। तो ये भी एक वारदात है जो हमारे साथ दूसरी दुनिया मुमकिन है। इतना मैंने यहाँ पे स्टोरी आपके सामने की थी शाजिया कि इतना हम सिर्फ जितनी जगह टैक्सेस गिरता है इसमें 7.5 अरब लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त हो सकता है। मैंने यहाँ स्टोरी की थी कि जितना एक छोटा सा एक अर्जेंटीना जितना रकबा है या एक मल्टीनेशनल है बड़ी जो फूड में करती है, वो सारी दुनिया को गजा दे सकती है। कल यूएन की रिपोर्ट आई कि 730 अरब रुपए की गजा यहाँ जाया हो जाती है सिर्फ। यहाँ क्या है? यहाँ मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे आपने समाजों के एक हिस्से पे गुर्बत और जिल्लत इकट्ठी कर दी है, दूसरे हिस्से पे इतनी रेल पेल कि वो उसका कोई ना नुकसान, उल्टा उसका नुकसान है। तो मेरे ख्याल में ये बातें आइंदा आने वाले दिनों में मौजूआत रहेंगी, अपना सियासत का भी बनेगी। ये मैं नहीं मानता, सियासत चमकती रहेगी इन इश्यूज पर, इन्हीं इश्यूज पे होगी आने वाली सियासत, वरना और किसी पे नहीं। आगे बढ़ते हैं कायद साहब आगे। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। अब ये जो हसन रूहानी आए हैं पावर में कुछ अर्सा पहले, और ख़ासा जो है हम देखते हैं कि जो बड़े उनके एपेक्स लीडर हैं अली खमेनी, वो थोड़ा सा पसपाई इख्तियार की, और बेसिकली जो इंटरनेशनल मीडिया ये बात कर रहा है, हसन रूहानी एक प्रैग्मेटिक आदमी है तो बिल्कुल उन्होंने वही लिबास पहन रखा है, मगर वो प्रैग्मेटिक अमलियत पसंद है और इतने ज़्यादा रासिख वो जिसे कट मुला कहते हैं वो नहीं है। अब उन्होंने, ओबामा ने एक पहली दफ़ा इशारा दिया है कि अगर वो आते हैं तो उनसे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि इन्होंने एक बयान दिया है हसन रूहानी साहब ने, और वो बयान ये है कि जी हम जो अपना न्यूक्लियर, उन्होंने कहा कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि अपने न्यूक्लियर जो हैं उनको मैं रेगुलेट कर सकूँ। और साथ ही अब ये जो अंदर लड़ाई थी ईरान के अंदर, ईरान में लड़ाई क्या थी? ईरान के अंदर लड़ाई ये है कि अंदर ये जो इनकलाब है ईरान के बाद 2 ग्रुप बने। अली खमेनी जो अपेक्स लीडर है, अभी भी पावर उनके पास है मगर वो थोड़े पास होते हमें नजर आते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट कैपिटलिज्म हो, रियासती कैपिटलिज्म हो, हम अपने मीशत को नहीं खोलेंगे बाहर के लिए, जबकि ये खातमाइट्स हैं।
आपको पता है मोहम्मद खातमी वहाँ पे सदर रह चुके हैं, तो ये उन्हीं अब खातमी भी आ गए हैं और जो जिन्हें आप लिबरल्स कहते हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब लग रहा है वेस्ट को कि ये मैशत खोलेंगे। अगर ये मैशत खोलते हैं तो वहाँ तेल है, वहाँ माल है, हम इनको एक्सेस मिलेगी। दुनिया में ये कोई लड़ाई नहीं है फ्रीडम और ये जो डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं। ये मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट में नहीं, मुझे बताया मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी को अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। देखे ना, सऊदी अरब में डेमोक्रेसी है या और जहाँ उसके है इंटरेस्ट वहाँ डेमोक्रेसी है, कारोबार है, या मिस्र में डेमोक्रेसी है। इसी तरीके से वेस्ट का इंडिया ये है कि ये एक तो खोले ताकि हम अंदर आए और उसको चरागाह बना के इस्तेमाल करें। और ये जो खातमाइट्स हैं ये कहते हैं कि हमारे बचाव का यही तरीका है, जबकि हार्ड लाइनर्स हैं। हाँ, इन दोनों अरेंजमेंट्स में अब ईरान के जो अवाम है उन्हें कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। आप देख रही हैं कि यहाँ बहुत बड़ी इरप्शंस हुई ईरान में पिछले कुछ 2, 4, 5 सालों में। आपको पता है वो अजीब अंदाज में करते हैं प्रोटेस्ट, वो छतों पे चढ़ जाते हैं और बर्तन बजाना शुरू कर देते हैं। वो एक अजीब मंजर होता है वहाँ पे। तो उसको उन्होंने क्रश कर दिया पासदारान इनकलाब ने। अब ये जो लोग हैं ये मुमकिन है ओबामा की मुलाकात हो जाए। हम कल पढ़ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की शायद मुलाकात ना हो पाए, मगर ये तो ये मेरे ख्याल में ये पुराने एक जो मैं जो अर्ज करता हूँ कि ये कोई ऐसा बुनियादी फंडामेंटलिज्म से अमेरिका का इख्तलाफ नहीं है। अगर वहाँ पे उनके मफादात कन्वर्ज कर जाएंगे तो खूब आके बैठ जाए। इससे पहले भी तावन करते रहे, इससे पहले भी हमने यहाँ रिपोर्ट्स डिस्कस की अपने प्रोग्राम में। जो उनका वो प्रिजनर्स का प्रोग्राम था, जो ईरान है वो प्रिजनर्स हवाले करता रहा है अमेरिका के, तो अंदर से ये एक आपस की जो लड़ाई है वो सिर्फ मफादात की है या इनके अपने कारोबार, पूरी दुनिया में जो है कारोबार और मफाद की। फिर ये जौहरी पाबंदियां और जौहरी प्रोग्राम को बंद करे, ईरान पे पाबंदियां लगाना, ये तो अमेरिका की पॉलिसी है। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि इजराइल के अलावा किसी के पास एटमी ना हो। वो अब पाकिस्तान के साथ भी यही, तो फिर वो इस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। किस पे? ईरान जो अपना एटमी प्रोग्राम वो तो जारी रखेगा। देखिए ईरान, देखिए लिबिया के तजुर्बे के बाद हर मुल्क चाहता है कि हमारे पास एटम हो। देखिए ना क्या हुआ कि मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ वो कल तक बात कर रहा था, उसके सारे ठेके इनके पास थे, वहां से वो माल भी बना रहे थे। और इसी तरह उसके वो जो यमन का था उसका जहाज रोक दिया फ्रांस जाते हुए जब उस पर बुरा वक्त आया। यानी जब तक वो स्टेबल है वो ठीक है। अभी हुस्नी मुबारक को तो खैर थोड़ा बहुत इन्होंने बचाया है। अभी वो उसको जेल शेल उसको अभी घर में रखा हुआ उन्होंने, मेरे ख्याल में उसको एक्विट करके एक खास। मगर ये है कि ईरान में ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। और ये लोग कह रहे थे मर्ग बर अमरीका और ये वो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये दोस्ती बर अमरीका भी हो सकती है और ये होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया कायद साहब। नाजरीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। रऊफ क्लासेस साहब को आज यकीनन नाजरीन ने बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, हमने भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मंडे को इंशाल्लाह वो हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।